नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और आज है शुक्रवार और आज जिलाधिकारी मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्र द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर का अचानक आकस्मिक निरीक्षण किया गया है। और ये निरीक्षण ऐसे समय किया गया है जब कलेक्ट्रेट कर्मचारी 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार आंदोलन पर हैं। तो क्या उद्देश्य है आपका डीएम साहब सभी को गैरहाजिर दिखाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये निरीक्षण समय समय पे हम लोग करते रहते हैं। आज हम एक आकस्मिक रूप से ये देख रहे हैं। एक तो आपने देखा होगा कि मेरी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग टूट करके बन रही है, तो ये विशेष रूप से उसी पक्ष का एक निरीक्षण था कि उसमें कार्य की क्या प्रगति है, कितना काम हो गया है, कब तक कार्य पूरा होगा। और इस निरीक्षण का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी कर्मचारी को अनुपस्थित दिखाना, दंडित करना, ऐसी बात नहीं है। कर्मचारी यहाँ के सहयोग करते हैं, काम कर रहे हैं। जो उन लोगों का अपना प्रांतीय आवाहन है उसके अंतर्गत वो अपने प्रांतीय संगठन के उस पर भी करते हैं, लेकिन काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में लोग अपना धरने पर भी बैठते हैं, फिर भी अगर कोई आकस्मिकता पड़ती है तो लोग सहयोग करते हैं। अनुशासित लोग हैं। किसी को दंडित करने के उद्देश्य से इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है। कार्य को बेहतर कैसे हम लोग और जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, साफ सफाई है, सारी चीज़ें हैं, कैसे ठीक करें, उस दृष्टिकोण से हमारे साथ पूरी टीम है कलेक्ट्रेट की। सभी एडीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं। इस उद्देश्य से हम लोग इसको देख रहे हैं। डीएम साहब, वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है कि अधिकारी तो आते हैं, आकर चले जाते हैं, लेकिन याद वही रह जाते हैं जो कुछ कर जाते हैं। तो आप कुछ यहाँ पर कराने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी एक कोई थॉट अभी, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ ये बिल्डिंग शौचालय की धराशायी जैसी हो रही है, रखरखाव की थोड़ी सी बिल्डिंग्स में कमियां हैं। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो तो तोड़ी जा रही हैं, जो नई बिल्डिंग्स हैं उनका रखरखाव भी थोड़ा सा नहीं। देखिए, इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो मेरी पुरानी बिल्डिंग है उसमें मुझे राजस्व परिषद से पैसा मिला हुआ है और उसमें कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी है, शासन से उनको हस्तांतरित है पैसा, तो वो लोग काम कर रहे हैं। उसको ठीक कराने के साथ साथ इस परिसर में और भी जो बिल्डिंगें हैं, हम जो रिसोर्सेज, जो संसाधन मेरे पास होंगे उसको हम लोग उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ रहे जिलाधिकारी मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्र, जिनके द्वारा आज आकस्मिक रूप से कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया गया और ये निरीक्षण कलेक्ट्रेट कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार आंदोलन के दौरान किया गया। कर्मचारी बैठे थे धरने पर और डीएम साहब निकले थे निरीक्षण पर, लेकिन फिर भी जो आवश्यक कर्मचारी गण थे वे उनके साथ रहे और उन्होंने पूरा मौका मुआयना किया, देखा कि कहाँ कुछ अभी और कमियां हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पर जीर्णोद्धार के कार्य चल रहे हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको नया स्वरूप दिया जा रहा है, कुछ ढाई जा रही हैं और कुछ नई बनाई जा रही हैं, इस तरह से चल रहा है। और हमने भी आपका ध्यान आकर्षित किया है कि जो नई हालिया बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उनका रखरखाव भी थोड़ा सा देखा जाए, उनकी स्थिति भी थोड़ी सी खराब हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वे इसका भी संज्ञान लेंगे और आवश्यक जो कदम उठाए जाने होंगे वो उठाए जाएंगे। टीवी टुडे इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।
मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय का शुक्रवार को बड़ा जबरदस्त घेराव हुआ और ये घेराव किया गया मथुरा के अधिवक्ताओं के द्वारा और वे ही अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी इनके जो अन्य साथीगण हैं वो अभी जिलाधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारियों आदि के साथ अंदर वार्ता कर रहे हैं। इस मध्य हम इनसे ये वार्ता कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है वार्ता को शुरू हुए। बीच में एक पूर्व पदाधिकारी निकलकर भी आए थे वार्ता से, जो अब पुनः फिर अंदर चले गए। वे कुछ बातें बताकर गए हैं, उन बातों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगभग निष्कर्ष निकल आया है, बस अब उस पर मोहर लगनी बाकी है। क्यों अलका जी? बिल्कुल, डीएम साहब ने हम सारे अधिवक्ता साथियों को। सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी आज जो घेराव किया गया उसकी पृष्ठभूमि में क्या है? पृष्ठभूमि यही है कि हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं जो तहसील में काम करते हैं उनके साथ में अभद्रता की गई है तहसीलदार मथुरा के द्वारा। तो उसके विरोध में हमारे बार पदाधिकारियों ने आज नो वर्क रखा है। नो वर्क को के बाद में हम लोग ज्ञापन देने के लिए डीएम साहब के यहाँ आए हैं। अच्छा, यहाँ पर ज्ञापन देने का ही इतना बड़ा ये हो हल्ला और हंगामा था? हो हल्ला इसलिए था कि ये पहले तो मान रहे नहीं थे, जब हो हल्ला किया है तब ज्ञापन पे आई है नौबत कि ज्ञापन दीजिए फिर हम आपकी बात सुनेंगे। अब हमारे कुछ सीनियर्स को, कुछ युवा साथियों को लेके अंदर गए हैं डीएम साहब, जिनसे वार्ता चल रही है और डीएम साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि इसका जो तहसीलदार मथुरा का जो चार्ज है वो हम तहसीलदार महावन के लिए सुपुर्द करेंगे। अच्छा, तो अब सब लोग, आप लोग संतुष्ट हैं इस निर्णय से? हमारी डिमांड है कि तत्काल प्रभाव से तहसीलदार को हटाया जाए, क्योंकि ये खुलेआम रिश्वत ले रहा है और खुलेआम वकीलों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहा है। इस बात को बार एसोसिएशन मथुरा के वकील कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये लड़ाई आगे भी जानी हो तो हम आगे भी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम किसी भी अधिवक्ता के ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम, जुल्म नहीं होने देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ मथुरा बार के अधिवक्ता हमेशा तल्लीन है, हमेशा तैयार रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? बार की लड़ाई हमारे हर अधिवक्ता साथी के लिए है। हम अपने अधिवक्ता साथी की बेइज्जती और जो उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम आंदोलन को चाहे तेजी से बढ़ाना चाहे तो बिल्कुल बढ़ाएंगे। पदाधिकारी रहने के बाद आपको भी पूरी राजनीति आ गई है बार एसोसिएशन की, है ना? बार के हमारे अधिवक्ताओं के से ज्यादा बार नहीं है, सारे अधिवक्ताओं के लिए ही बार है। अच्छा, अब संतुष्ट है ना कुल मिलाकर कि जो निर्णय हुआ है वो सही हुआ है? और चूंकि इस समय आचार संहिता का हवाला दिया गया है, जो हमें जानकारी मिली है कि इस समय मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य के कारण आचार संहिता लगी हुई है, तो तहसीलदार का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, लेकिन उनका जो न्यायिक कार्य है वो उनसे अलग कर दिया गया है और वो न्यायिक कार्य अब तहसीलदार महावन को दे दिया गया है। तो इससे सहमत हैं आप? बताइए। देखिए, ये तो रेवेन्यू बार का विषय है। इसके बारे में अगर ये अधिकारी बेईमान, इससे बड़ा अधिकारी होगा तो उसका भी बहिष्कार हो सकता है। उस दिन अगर रेवेन्यू वाले संतुष्ट होंगे, हम पेरेंटल वार्ड में रेवेन्यू बार के सदस्य नहीं हैं। रेवेन्यू के भी कह रहे हैं, सहमति जता रहे हैं। वैसे बिल्कुल, क्यों, बिल्कुल। आप रेवेन्यू से ही हैं? जी नहीं, रेवेन्यू से नहीं। अच्छा, अगर तहसीलदार महावन के लिए जो चार्ज दिया है, अगर वो भी कोई बदमाशी करते हैं तो हमारी आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा। उनके खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। सदर तहसीलदार के कार्य व्यवहार से आक्रोशित थे मथुरा के अधिवक्ता, इसलिए उन्होंने उनके विरुद्ध आंदोलन चला रखा था और आज इसी कड़ी में यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए। बार एसोसिएशन के बैनर तले अपनी पेरेंटल बॉडी के साथ आए यहाँ पर, तो यहाँ पर तादाद अधिवक्ताओं की काफ़ी हो गई और अधिवक्ताओं ने घेराव कर डाला और घेराव भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ। जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र का पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सीओ सिटी, एसपी सिटी आदि तमाम अधिकारीगण आ गए, अतिरिक्त फोर्स बुला लिया गया, लेकिन बाद में समझाने बुझाने पर मामला सुलझ गया और यहाँ पर जो है वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया, बताया गया है कि जो तहसीलदार सदर हैं उनको तो वर्तमान में हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन उनका जो कार्य है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और महावीर प्रसाद जैन यहाँ पर रेवेन्यू के एडवोकेट आ गए हैं। आप बताइए, आप संतुष्ट हैं अब तहसीलदार महावन को उनका वर्क ट्रांसफ़र होने से? अगर ट्रांसफ़र हो गया है तो संतुष्ट हैं, नहीं इससे बड़ा बेईमान कोई तहसीलदार नहीं है। अच्छा, और रेवेन्यू में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो बगैर पैसे लेके काम करता हो।
और SLO महोदय क्या कहते हैं जो है ना, वो तो सरकारी पैसा होता है ना, उसका भी दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग करके बड़ी मुश्किल से वो करते हैं। और DM साहब और जिलाधिकारी महोदय, सुनो, जिलाधिकारी महोदय है ना, जिलाधिकारी महोदय न तो परमिशन एंटरटेन करते हैं और न कोई दरखास्त लेते हैं, न कोई सुनवाई करते हैं। ट्रांसफ़र एप्लीकेशन में जो स्टे नहीं होता है ना, तो वो लोअर कोर्ट जो हम जैसे अधिकारी के खिलाफ ट्रांसफ़र देते हैं ना, वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के बावजूद भी अधिकारी डिसाइड कर देते हैं केसेज को इनके, जबकि मॉरली ये बाउंड होता है अधिकारी उसके खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन लग। अच्छा, ये भी बात आई है अभी दी सुनाई है कि जो उन्होंने केसेज किए हैं, अभी कुछ केसेज किए हैं, उन केसेज पर अब पुनः सुनवाई होगी। हाँ, अभी उनका बहिष्कार के दौरान उन्होंने करीब सैकड़ों फाइलें बिना सुने डिसाइड कर दिए पक्के से मिलके। हाँ, जिन्हें DM साहब ने ADM FR के लिए नामित किया उनकी जांच के लिए, और जब उन्हें रेस्टोर के लिए कहा है। अच्छा, तो अब आप संतुष्ट हैं कुल मिलाकर? हाँ, काफी हद तक आपको रिलीफ मिल गई है, ऐसा राहत मिल गई है। ये सही है कि तहसीलदार के बारे में कुछ राहत मिली है, लेकिन देखा जाएगा आगे। लेकिन DM साहब से अभी तक हमें कोई राहत नहीं मिली है। DM साहब न किसी रेस्टोरेशन को, न हमारे रिवीजन को, न हमारे अपील को एकदम खारिज करते हैं, और न मतलब उनका न TA को, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है हमें सुनने की। रूलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है, मर जाए आप रूलिंग लगाते कोई रूलिंग की किसी पत्रावली में नहीं लगती है। और इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, ग्राम सभा की जमीन पर तो मैं सुनूंगा ही नहीं, खारिज करूंगा। क्यों करेंगे खारिज? जब हमारा नियमित पट्टा है, आप सुनेंगे नहीं हमको, तो ऐसे कैसे कर दिया जाएगा, आप खारिज कर देंगे? तो पहले उनसे राहत मिले हमको, तब मानेंगे। हमें बारे में आपने बात करी है, क्या वो भी आपका मुद्दा था? क्या सबसे बड़ा मुद्दा यही था पहले DM साहब का मुद्दा था पहले, और तहसीलदार का तब गौड़ मुद्दा हो गया था। और तहसीलदार को तो यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं था, उसके लिए तो हमने कह दिया था हम कभी काम करेंगे नहीं, आधा ट्रांसफ़र हो या जो कुछ भी हो। लेकिन चलो, उसमें इतनी राहत मिल गई है कि SDM तहसीलदार महावन को ये हमारा काम सौंप दिया गया है, उनको देखते हैं अब क्या होगा। तो आपने जाना ये हाल राजस्व अधिवक्ताओं का। मथुरा की सदर तहसील के ये अधिवक्तागण आज यहाँ पर आए, अपनी पेरेंटल बॉडी बार एसोसिएशन मथुरा के पदाधिकारियों और सदस्यों आदि के साथ इनके द्वारा यहाँ पर आकर जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र का घेराव किया गया और अपनी बात कही गई। और यहाँ पर इनके पदाधिकारियों की जो वार्ता हुई, उस वार्ता का जो लब्बुलुआब है वो आप सुन ही चुके हैं, जान ही चुके हैं कि जो सदर तहसीलदार हैं उनका जो न्यायिक कार्य है वो अब तहसीलदार महावन को सौंपा जा रहा है। और जो हाल में उन्होंने कुछ केसेस डिसाइड किए हैं उनको देखा जाएगा और रिस्टोर किया जाएगा, उनको ADM फाइनेंस को दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अभी अधिवक्ता ये कह रहे हैं कि उन्हें ये थोड़ी सी राहत मिली है, अभी पूर्ण राहत मिलनी बाकी है। और वो राहत जिला मजिस्ट्रेट के स्वयं की ओर से मिलनी है। TV टुडे इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री।
अभी तो ली अंगड़ाई है, इनकलाब है इनकलाब, हमारी मांगे पूरी करो, कार्यक्रम करो, फोटो हो गया हमारे। नहीं, आप जैसे अपना कार्यक्रम कर रहे हो करो, फोटो हो गया हमारे। मंत्री हमारे एक मिनट, राकेश जी बघेल नहीं, तो मैं आज के संचालन का दायित्व अपने कर्मचारियों को अवगत कराने एवं संबोधन के लिए श्री दिलीप कुमार बागला जी को अनुरोध करता हूं कि वो आएं, अपने विचार। मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का ये धरना आप देख रहे हैं 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार आंदोलन का परिणाम है और आज इनका ये 2 दिवसीय धरना संपन्न हो रहा है और उस समय की ये कवरेज है जो आप देख रहे हैं, जिसमें रामवीर शर्मा हैं जिन इनके जिलाध्यक्ष और त्रिपाठी जी हैं, मोहन स्वरूप और संदीप यादव और प्रवेंद्र कुमार और नरेंद्र कुमार, रमेश चंद्र, मनीषा जी, कृष्ण गोपाल जी और शरद शर्मा आदि तमाम कर्मचारी गण कलेक्ट्रेट परिसर के, कलेक्ट्रेट परिवार के। आज क्या कहेंगे आप अपने इस आंदोलन के समापन के अवसर पर? कहां तक पहुंची है बात, कानों तक जूं रेंगी है क्या? नहीं, आज हमारे जो कार्य बहिष्कार कार्यक्रम है उसका दूसरा दिन है और दो दिन का जो ये हमारा कार्य बहिष्कार का आंदोलन था, पूरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जनपदों से मेरी वार्ता हुई है, प्रांतीय अध्यक्ष जी से, प्रांतीय महामंत्री जी से भी वार्ता हुई है, बिल्कुल पूर्णतः सफल है। सभी जो है पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलें एवं जनपद मुख्यालय कलेक्ट्रेट बंद हैं और सभी मिनिस्ट्रियल कर्मचारी कार्य से व्यस्त हैं, जिनमें मथुरा भी बढ़ चढ़ कर योगदान कर रहा है। जनपद मथुरा की कलेक्ट्रेट मुख्यालय आप देख सकते हैं और समस्त तहसीलें बिल्कुल बंद हैं और हम सभी अपने 14 सूत्री मांगों को पूरी कराने के लिए कटिबद्ध हैं। मुझे जो हमारी मेन मांग है, जनपद सचिवालय, जो कलेक्ट्रेट को जनपद सचिवालय घोषित किया जाए एवं नायब तहसीलदार के पदों पर 10% पदों पर जो है हमारे मिनिस्ट्रियल संवर्ग से प्रोन्नति दी जाए। ये मांग हमें निश्चित रूप से, ये मांगों पर चर्चा अभी हम पहले दिन भी कर चुके हैं। आपसे ये जाने कि अब इसके बाद तो कुछ आवश्यकता नहीं है करने की, फिलहाल अभी मतलब आंदोलन पर विराम रहेगा? आंदोलन अभी प्रांतीय आह्वान के अनुसार अभी 2 दिवसीय आंदोलन था और आज दूसरा दिन है और हम जो है इसके आंदोलन की समाप्ति पर जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देंगे और मुझे पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इन 14 सूत्री मांगों को अवश्य ही पूरा करेंगे और इनमें से कुछ मांगों के संबंध में तो ऐसा मुझे पता लगा है कि उनके संबंध में शासनादेश निर्गत होने जा रहे हैं निश्चित रूप से। और ये जो बता रहे हैं कि शासनादेश निर्गत होने जा रहे हैं, वो किस आधार पर बातें सामने आ रही हैं त्रिपाठी? ऐसा है, जो हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों से जो वार्ता होती है उसी क्रम में जो है हम ये बता रहे हैं कि ये शासनादेश जारी होने जा रहे हैं। कौन कौन सी मांगों के संबंध में? हमारी जो है, एक तो ये है कि कोई समय सीमा की बाध्यता थी प्रमोशन में कि 5 वर्ष का समय वो दिया जाए, एक तो उसके संबंध में वो हो रहा है और 1-2 मांगे और हैं जिनके संबंध में वार्ता हुई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जो है कुछ मांगे अवश्य जो है पूरी हो जाएंगी। जी, और आपसे जाने यदि हम, तो आप क्या जानकारी रखती हैं और क्या कहने के लिए आज आपके पास है अपने साथियों से और अन्य प्रदेशवासी? हाँ, यही है कि जो 14 सूत्रीय मांग है हमारी, उनको सरकार को पूरी करने का प्रयास करना चाहिए और इसमें जो सबसे पहली मांग है सचिवालय घोषित करना चाहिए और दूसरी मांग जो नायब तहसीलदार की है वो है, और बाबुओं की भर्ती नहीं है, वो बाबुओं की भर्ती पर विचार करना चाहिए। एक बाबू कई सीटों का काम करते हैं। और चौथी मांग, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग जो है, वो अंशदायी पेंशन को बहाल करना चाहिए। पुरानी जो पेंशन है उसको सरकारी कर्मचारी में और प्राइवेट में अंतर ही क्या रह जाएगा? जो सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं या जो हो गए हैं उनको पेंशन की सुविधा मिलनी चाहिए। और 2 शब्द आज जैसा कि हम सभी विदित हैं कि आज हम लोग
कार्य से बिगड़ते हैं अपने आंदोलन को लेते हुए। हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं, उस पर हम अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से हम कहते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारी इस समय पहले से ही बहुत त्रसित हो रहा है। नई पेंशन के चक्कर में उसको बहुत परेशानी हो रही है और पुरानी पेंशन हमारी लागू होनी चाहिए। कुछ और कहना है? हाँ, मैं ये कह रहा था, हमारी जो अभी मैडम ने बताया, एक हमारी इम्पोर्टेंट मांग है, जो हमारे साथी 2005 के बाद सेवा में आए हैं, उनको जो है अंशदायी पेंशन योजना की व्यवस्था है अभी वर्तमान में, लेकिन हमारे जो साथी जो रिटायर होंगे उनके लिए कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है बहाल होनी चाहिए, अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करने के बाद। मतलब उस पर अभी कोई शासनादेश जारी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? नहीं, उसके लिए पेंशन वाले मांग पर, इस पेंशन वाले प्रकरण में मिनिस्ट्रियल संवर्ग ही नहीं, उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त कर्मचारी इसमें शामिल हैं। बड़ा निर्णय होगा राज्य के लिए। हाँ, बिल्कुल बड़ा निर्णय होगा। मैं इस मौके पर ये अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद जी केजरीवाल द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही पारदर्शी और राज्य कर्मचारियों के प्रति उनकी अच्छी भावनाएं हैं, उनसे अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारियों को दिल्ली की तरह अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली करने की कृपा करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जी बताइए, और किसी को कुछ कहना है? जी आपसे पूछें यदि आप कुछ कहना चाहते हैं आज के इस आंदोलन के अवसर पर। जी बोलिए। ये आज 14 सूत्रीय मांगों को लेके हमारा 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन था, जिसमें हम लोग सभी कर्मचारी जो हैं कार्य से विरक्त होकर के अपना धरना दे रहे थे। जिस धरने में 14 सूत्रीय मांग थी, उसमें सबसे पहली मांग मिनी सचिवालय की है। मिनी सचिवालय हरियाणा में हो चुका है, हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं सभी कि ये उत्तर प्रदेश में भी नहीं, हरियाणा है, राजस्थान है, इन जगहों पर मिनी सचिवालय घोषित किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में भी आपकी दिल्ली में हो चुकी है पेंशन, दिल्ली में हो चुकी है। दिल्ली में ही सुनने में आया है अभी तो कि दिल्ली में पेंशन जो है वो बहाल कर दी गई है पुरानी वाली, तो वो यहाँ पर भी होनी चाहिए। जी, छत्तीसगढ़ में भी ये पेंशन लागू हो चुकी है, पुरानी पेंशन व्यवस्था, और दिल्ली में हो चुकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी पुनः करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है कि वो भी हमारे प्रदेश में पुरानी पेंशन को लागू करने की कृपा करें, जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इसका लाभ उठा सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। जी आप क्या कहेंगे, आपकी क्या अनुभूति है आज के इस आंदोलन के समापन के अवसर पर? आप बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी पेंशन जो आने वाली है तो उसमें हमारे मतलब बाल बच्चे हमारे मतलब हमको सही वो दिशा निर्देश करेंगे जी। और ये बहुत अच्छा है कि हमारा कलेक्ट्रेट बदल के मिनी सचिवालय बन जाएगा, तो इसमें हमारी व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल हो जाएंगी। तो आपने जाना कि जो मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार आंदोलन रहा, वो थोड़ा सा हम सफल ही कहेंगे, इसे आंशिक रूप से सफल ही कहेंगे। मंत्री जी यहाँ से कहीं इधर उधर हो गए थे, वो अब आ गए हैं। आप क्या कहेंगे कि अभी राहत मिली है और कुछ मिला है, सरकार से मिलने की आस लगी है और लग रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ शासनादेश जारी हो रहा है, उसमें कुछ मांगे मानी जा रही हैं, लेकिन वो मांगे ऐसी हैं जो ज़्यादा बड़ी नहीं हैं और बड़ी मांगे अभी रह गई हैं। दरअसल हमारे 13 सूत्रीय मांग पत्र जो था पहले से, तो उसमें से 6 मांगे हमारे माननीय राजस्व परिषद द्वारा मान ली गई हैं और उनके संबंध में अपनी संस्तुति शासन को भेज भी दी है। अभी माननीय प्रांतीय अध्यक्ष महोदय से जो वार्ता हुई, उस क्रम में यह जानकारी आई है कि जो 6 संस्तुति माननीय राजस्व परिषद द्वारा की गई हैं, उनमें माननीय प्रमुख सचिव वित्त को निर्देशित किया गया है कि उनके संबंध में तत्काल शासनादेश निर्गत किए जाएं। तो इस संबंध में शीघ्र ही हमारा प्रांतीय कार्यकारिणी लगी हुई है और शीघ्र ही शासनादेश निर्गत होंगे।
जहाँ तक जो सचिवालय की मांग है और 10% नायब तहसीलदार के पदों की कलेक्ट्रेट से भरने की मांग है, उस पर हमारा पूरा कलेक्ट्रेट प्रांतीय कर्मचारी जो है अपनी एक रूपता के आधार पर अपना प्रेशर बनाए हुए है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इन मांगों पर भी विचार किया जाएगा। ये 14वीं मांग जो थी अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त करके और पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में जो थी वो प्रांत में पूर्व से ही इस मांग को लेकर के पूरे कर्मचारी प्रांत के सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी सभी एक रूपता से इस आंदोलन में सम्मिलित हैं और ये मांग निश्चित रूप से आने वाले हमारे साथियों के लिए बहुत उत्तम है और हम ये चाहते हैं कि ये पुरानी पेंशन बहाली हो। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा इस मांग को मान लिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मान लिया गया है, तो निश्चित रूप से मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी से है कि उत्तर प्रदेश के लाखों लाख कर्मचारियों की इस मांग को भी निश्चित रूप से वो मान लें। और में बस ये आता है एक कि हमने अक्सर देखा है कि जब कभी चुनाव आने वाले होते हैं तो ये कर्मचारी संगठन इतने जागरूक होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, तो उसी समय उससे थोड़ा पहले अपने आंदोलन को मुखरता प्रदान करते हैं। क्यों बहन जी, आप क्या कहोगी इस बारे में? इस संबंध में मैं कुछ बोलना चाहूँगा जी। दरअसल ये हमारी पेंशन की जो मांग है वो निश्चित रूप से हमारे विगत 6 माह से आंदोलनरत हमारे कर्मचारी हैं और 6 माह पूर्व से ही ये पेंशन योजना के लिए हमारी मांग शासन स्तर पर लंबित चल रही है, कई वार्ता हो चुकी हैं। और जहां तक हमारे मांग पत्र के प्रश्न हैं, 13 सूत्रीय मांग पत्र का प्रश्न है, ये मांग पत्र 2016 से पेंडिंग है, बल्कि वो और पहले से पेंडिंग है। 2016 में हमारी 13 सूत्रीय मांग पत्रों में से 6 बिंदुओं पर माननीय राजस्व परिषद द्वारा अपनी संस्तुति 2016 में ही प्रेषित की जा चुकी है, भेजी जा चुकी है शासन स्तर पर, लेकिन शासन स्तर पर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया। जब हमारे प्रांतीय पदाधिकारी इस पर लगे तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वार्ता के दौरान प्रमुख सचिव वित्त से निर्देशित किया गया कि इनके संबंध में शासनादेश बात करके निर्गत किए जाएं। तो निश्चित रूप से ये संभावना है कि 6 बिंदुओं पर आपकी जो प्रश्न पूछा मैंने कि चुनाव के दौरान ही अक्सर ऐसे आंदोलन देखने को मिलते नहीं, चल तो ये 2005 के बाद अंशदायी पेंशन सरकार ने बंद कर दी थी, अंशदायी पेंशन लागू करी है 2005 के बाद। छुटपुट घटनाएं तो सभी कर ही रहे हैं पेंशन पाने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए, लेकिन 14 से तो बरकरार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी अपनी तरफ से गंभीरता से नहीं ले रही है और कुछ हाल फिलहाल कुछ हो जाए तो विशेष अच्छा रहेगा जी। तो आपने जाना कि जो आंदोलन था वो संपन्न हुआ, 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार आंदोलन मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ का, और इस आंदोलन के दौरान ही ऐसे संकेत कर्मचारियों को मिले हैं कि उनकी कुछ मांगें पूरी होने जा रही हैं, उनके संबंध में शासनादेश जारी होने जा रहा है, लेकिन अभी जो मुख्य मांगें हैं वो अभी कहीं अनदेखी सी प्रतीत हो रही हैं। शासन प्रशासन के स्तर से, सरकार के स्तर से देखना होगा कि उन मांगों के संबंध में मिनी सचिवालय या कि पेंशन पुरानी की बहाली आदि संबंधी जो मांगें हैं उन पर सरकार कब तक गौर फरमाती है। टीवी टुडे इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सैनी के साथ योगेश खत्री। अभी तो ली अंगड़ाई है, इनकलाब है इनकलाब, हमारी मांगे पूरी करो, कार्यक्रम करो, फोटो हो गया हमारे। नहीं, अब आप जैसे अपना कार्यक्रम कर रहे हो करो, फोटो हो गया हमारे। एक मिनट, राकेश जी बघेल नहीं, तो मैं आज के संचालन का दायित्व अपने कर्मचारियों को अवगत कराने एवं संबोधन के लिए श्री दिलीप कुमार बागला जी को अनुरोध करता हूं कि वो आएं, अपने विचार
अखाड़े पे मल्ल विद्या करी है। इस अखाड़े का नाम है स्वामी घाट अखाड़ा। मथुरा में और भी काफ़ी अखाड़े हैं जहाँ मल्ल विद्या सिखाई जाती है, अस्त्र शस्त्र विद्या सिखाई जाती है, पटेबाजी सिखाई जाती है। वही सब कार्यक्रम यहाँ सुचारू रूप से वर्षों से चले आ रहे हैं। हमारे और हमारे पुरखाओं के जन्म नहीं हुए थे उससे पहले से। यहाँ के सबसे पहले उस्ताद रहे मकसूदन सरदार, उसके बाद में यहाँ उस्ताद खलीफा बड़े बुजुर्ग चले आ रहे हैं और आज भी यहाँ उपस्थित हैं। वर्तमान में यहाँ पर विजय शर्मा उस्ताद हैं, गुड्डू खलीफा जी हैं, राजू खलीफा जी हैं, लाला खलीफा जी हैं और भी काफ़ी खलीफा हैं और आपके क्या नाम है उनको संजू खलीफा जी हैं। काफ़ी हैं ऐसे जो यहाँ इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं, यहाँ की प्राचीनता बढ़ा रहे हैं। उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ यही एक ऐसा महत्व देता है इस मथुरा को ये अखाड़ा कि यही है ऐसा अखाड़ा या 4 भुजा की देवी इसी अखाड़े से निकलती है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, 4 भुजा की जो देवी निकलती है उसका स्वरूप इतना भव्य दिव्य स्वरूप होता है कि उसको देखने के लिए पूरा मथुरा शहर सिटी के अंदर पूरा उमड़ता है। अभी यहाँ छोटी राम बारात को निकला था, उससे पहले बड़ी राम बारात को निकला था, हाथी मेला पे निकला था। और यहाँ सर्व समाज के सहयोग से ही कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू आएगा, मुस्लिम आएगा, जाट आएगा, ठाकुर आएगा, सर्व समाज। और सर्व समाज से अखाड़ा जुड़ा हुआ है। आप किसी भी अखाड़े को उठा लो, कहीं भी चले जाओ, सबकी अपनी अपनी अलग भावना है। हमारी भावना सिर्फ इतनी सी है और हमारे उस्ताद खलीफाओं की और यहाँ ब्राह्मण समाज की भावना सिर्फ इतनी सी है कि सर्व समाज यहाँ जुड़ा रहे और भैरव बाबा हनुमान जी की कृपा बनी रहे और ऐसे ही नाम चलता रहे। हनुमान जयंती का बढ़िया प्रोग्राम होता है और आगे होगा। बोल भैरव आज भैरव अष्टमी है। भैरव अष्टमी का ये भव्य दिव्य प्रोग्राम हो रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा है, ये प्रोग्राम एक छोटे और सुचारू रूप में है। आने वाले समय में यहाँ के मित्रगण मंडली का पूरा सहयोग रहेगा। जैसा आज है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, तो यही प्रोग्राम ऐसा होगा कि मथुरा शहर में इसी प्रोग्राम का जगह जगह झंडा बुलंद होगा, जैसे अखाड़े का झंडा बुलंद है। अच्छे लगते हैं गुड्डू भैया तो गेम क्या खेलते हैं? लड़की खूबसूरत हो तो गेम खेल सकते हैं। Stream all episodes of Mirzapur only on Amazon Prime Video. साल की भांति हम हड़ताल जी इसलिए हुआ करते हैं। आज ने बच्चा से कराया है और अगाड़ी भगवान जी प्रार्थना करते हैं और ज़्यादा बच्चा से बने जी कार्यक्रम। तो ये अखाड़ा कौन सा है? ये प्राचीन अखाड़ा स्वामी घाट है। तो यहाँ पे पटेबाजी और उनको शस्त्र विद्या वगैरह सिखाई जाती है। तो आज आपने जो निःशुल्क सेवा है, आज जो आयोजन किया है वो भैरव जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है, भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में। तो आज यहाँ पर मथुरा शहर में पटेबाजी का सबसे बड़ा अखाड़ा है, प्राचीन अखाड़ा है। प्राचीन अखाड़ा स्वामी ये और भूतेश्वर अखाड़ा एक ही शहर में वहाँ मंडली होती है, और यहाँ पटेबाजी सिखाई जाती है। शस्त्र विद्या यहाँ सिखाई जाती है, मल्लई। और सरकार की तरफ से हमें कोई
सुविधा नहीं है। उस्ताद हैं यहाँ के हमारे ये बड़े भैया में राशि आज के कार्यक्रम में यहाँ पर भैरवाष्टमी है। भैरवाष्टमी को मान करके यहाँ पर जगह जगह भी भंडारे चल रहे हैं। हमारे स्वामी घाट अखाड़े पर हमारी मित्र मंडली बैठी थी, उनका भी विचार आया कि ये भैरव का स्थान है, यहाँ पर कुछ कार्यक्रम आयोजन होना चाहिए भैरवनाथ का। तो यहाँ पर आज सुबह से ही सभी कार्यकर्ता यहाँ पर लगे हुए हैं और सुबह से यहाँ पर पहले फूल बंगला भी हुआ। फूल बंगला के लिए माली आए, उन्होंने अभी सुंदर सजावट की, फिर लाइट वालों को बुलाया गया, सबको सजोई करके ये कार्यक्रम इकट्ठा किया गया और जो कि सुचारू रूप से इस वक्त भी चल रहा है। यहाँ पर हमारे विजय उस्ताद जी हैं, इनकी भी बड़ी कृपा है, इनका स्थान हाँ यहाँ पर बड़ा इस वक्त आनंद आ रहा है। सब ये मित्र मंडली यहाँ पर खड़ी हुई है और आज के दिन भैरवाष्टमी का आयोजन यहाँ पर। और अब मेरी मित्र मंडली कह रही है अभी आज के कार्यक्रम को बैठ करके डिसाइड किया जाएगा। अगर हमको बहुत अच्छा यहाँ कर लाभ दिखता है, बहुत अच्छे सब मिलनसार अच्छे लगते हैं, तो हम इस कार्यक्रम को हर साल किया करेंगे, हर साल इस कार्यक्रम को किया करेंगे। इसमें और भी हम ब्राह्मणों को और भी सभी को जहाँ पर जोड़ते हुए, सर्व समाज को जोड़ते हुए सबको भंडारा भी अच्छे प्रकार से स्तर से किया जाएगा। ये भैरव बाबा, ये स्वामी घाट अखाड़ा है, प्राचीन अखाड़ा है और भैरवनाथ बाबा भी प्राचीन ही हैं। ये बहुत सच्चे भैरव बाबा हैं। ये जो अखाड़ा प्राचीन है और प्राचीन ही भैरव बाबा है यहाँ के। ऐसे ही इनका प्रोग्राम हर साल करते हैं भैरवाष्टमी वाले दिन। तो आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हुआ? यहाँ प्रसादी का कार्यक्रम है, भंडारा किया है, बच्चों को जो भी है सबके लिए है भंडारा। तो यहाँ मल विद्या भी सिखाई जाती है? हाँ, यहाँ मल विद्या भी, पटेबाजी सिखाई, शस्त्र विद्या भी सिखाई जाती है। माल मंगवा सकते हैं और कोई जैसे जैसे समस्या आएगी हम उसका निराकरण करेंगे। फिलहाल तो मुझे नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद एडीसी साहब। ये वाकई चल जाएगा जो गवर्नमेंट का, जनता का, किसान का विश्वास तो है गवर्नमेंटों की संस्था पे है और वो भी जब इसको जैसी ब्रांड आएगी सेवा करनी है तो उनको वो प्रोडक्ट जो वो बाहर से खरीदते हैं, किसी दुकानदार को, निजी व्यक्ति को, किसी बनिए को आप 2 पैसे उसको मुनाफा देते हैं तो आपकी संस्था ये है, आप इसके सदस्य हैं और सदस्य सहकारी समिति में उसका मालिक होता है। आप मेंबर यहाँ नहीं हैं, आप इसके मेंबर के मालिक, जिसमें आपका यहाँ शेयर है तो शेयर कौन है? शेयर तो मालिक होगा ना, जो शेयर होल्डर होगा वो मालिक होगा। तो जो 2 पैसे आप कमवाइए, अपनी संस्था को कमवाइए और ये इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। और NCDC के प्रस्ताव यहाँ से हम मंगवा लेंगे और बाकी जो और आगे की चीज़ें हैं, अगर आप लोग राजी हो तो हम यहाँ पशु आहार इकोटा रखवाएँ। अगर आप लोग प्रयोग करते हो अपने यहाँ, भाई सारे लोग पशुपालक हैं, सब काश्तकार हैं, ये चल जाएगा। और आपने बताया कि NHI के माध्यम से जो पैसा मिलेगा उससे मार्केट बन जाएगी, ATM वगैरह जो भी हो, जैसी कोई स्थायी व्यवस्था हो जाए गोदाम से संबंधित। और ये आपने बताया LDC से प्रस्ताव लेकर के इसका निर्माण हो जाएगा तो बहुत कुछ किसानों को सहूलियत मिलेगी। तो आगे की श्रृंखला में मैं पंडित जी, राजन पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ के चाणक्य रहे हैं इस गोदाम के। ये गोष्ठी रखी गई है सहकारिता की तरफ से, इसमें सामान्य बैठक है ये, क्योंकि ये सारे गांवों से हमने किसानों को बुलाया गया है। इधर हमने एक संघ के जितने भी अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, जो किसानों की समस्याएं हैं उनका सामने निस्तारण कराया है और जो आगे की समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तार से विचार किया गया है, आगे उन सबको दूर किया जाए। यहाँ पे समस्याएं सदस्यों द्वारा बताई गई कि यहाँ का जो बिल्डिंग है, गोदाम है, वो मरम्मत योग्य है और कुछ नई बिल्डिंग बनाने के लिए है। तो हमारे द्वारा अवगत कराया गया कि NCDC से ये योजना चल रही है और समितियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। तो उसमें प्रस्ताव बन करके वहाँ से NCDC से पैसा आ जाएगा और निर्माण कार्य या नई बिल्डिंग का निर्माण का कार्य वो होगा। इसके साथ ही कुछ सदस्यों द्वारा यहाँ ये सहमति प्रकट की गई कि उनके द्वारा पशु आहार जो है प्राइवेट कंपनियों द्वारा बाज़ार से ख़रीदा जाता है। अगर हमारे पास इफ़को का ही पशु आहार हमारी ही संस्था में अगर उपलब्ध होगा
तो हम लोग खरीदेंगे। तो उनके इस सुझाव के आधार पे अब ये निर्णय लिया गया है सारी समितियों मतलब सारे मेंबरों द्वारा सामान्य निकाय की बैठक में कि यहाँ समिति में पशु आहार का भी व्यवसाय शुरू किया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे सामने जो है बैंक की बिल्डिंग यहाँ शिफ्ट करने के लिए सहकारी बैंक चौमुहा की जो बिल्डिंग है शाखा की वो वहाँ पे भाड़े के बिल्डिंग में चल रही है। तो ये प्रस्ताव रखा गया है कि हमारे पास ज़मीन उपलब्ध है और बैंक अपनी बिल्डिंग यहाँ बनाए तो हमारे काश्तकारों का सीधा संपर्क हमारे बैंक से भी होगा। और इस तरह से अन्य व्यवसाय में जो पतंजलि उत्पाद के व्यवसाय हैं उनको भी यहाँ पे ले आने के लिए यहाँ सहमति प्रकट की गई है, निर्णय लिया गया सदस्यों द्वारा। आज यहाँ खो खो हो गई रेस, ये आयोजित किए गए हैं। कल बाकी का होगा, 3 दिन ये चलेगा। बच्चों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला इस दौरान? बच्चे खेल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो सबको पता है। तो जैसे ही स्पोर्ट मीट आता है बच्चों का उत्साह दोगुना हो जाता है। और इसमें बच्चों की कोई प्रतिभा रही हो? मुख्य रूप से बच्चों ने कोई छोटे बच्चों ने जो कि 4th क्लास 7th क्लास के जो बच्चे हैं उन्होंने दौड़ में हिस्सा लिया है और बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद अति आवश्यक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम हर वर्ष खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराते हैं, जिसमें बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। खो खो कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है, कई सारे रेस के प्रोग्राम हैं, एथलेटिक्स मीट के प्रोग्राम हैं।
तो ये प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये 1 दिसंबर तक चलेगा। आज जनपद के क्रीड़ा अधिकारी ने इसको स्टार्ट कराया है। रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 ने रिलीज होते ही तहलका मचाना शुरू कर दिया है। ये फिल्म फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी बेहद ही पसंद आ रही है। फिल्म की रिलीज के बाद हर किसी को इंतजार रहता है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। तो चलिए इंतजार किस बात का बताते हैं आपको कि 2.0 ने पहले दिन कितने करोड़ों की कमाई की है। बताया जा रहा है कि 2.0 ने पहले दिन सभी भाषाओं को मिलाकर लगभग 100 करोड़ की कमाई की है। खबरों की माने तो फिल्म ने हिंदी वर्जन में लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है, जबकि चेन्नई में तो फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। शंकर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी का भी काफी फायदा मिल रहा है। फिल्म के VFX और 3D इफेक्ट्स की जमकर तारीफ हो रही है। वहीं फिल्म में सोशल मैसेज भी है जो लोगों को पसंद आ रहा है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 530 करोड़ बताया जा रहा है। वहीं अक्षय की इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड 10,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ की कमाई कर एक बड़ा इतिहास रच दिया है। साथ ही ये फिल्म अक्षय कुमार की सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन चुकी है। कोई शक नहीं है कि ये अक्षय के करियर की सबसे बड़ी फिल्म साबित होगी। अक्षय रजनीकांत की फिल्म 2.0 ने आते ही धमाका करना शुरू कर दिया है। इस फिल्म को न सिर्फ क्रिटिक्स ने बल्कि ऑडियंस ने भी खूब पसंद किया। वहीं हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग खबरों से रूबरू करवा रहे हैं। वहीं चलिए आपको इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर आपको भी लग जाएगा जोर का झटका। दरअसल इस फिल्म के हर सीन का 1 सेकंड बनाने में 7 लाख रुपए लगे हैं। हाल ही में एक मीम काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि 2.0 फिल्म 140 मिनट की है। इसका बजट तकरीबन 600 करोड़ रुपए है और हर 1 मिनट का 4 करोड़ 20 लाख रुपए लगा है, यानी कि पर सेकंड का 7 लाख रुपए। इसके 1 सेकंड बनाने में जितने रुपए लगे हैं उससे कम तो हमारे 65% इंजीनियर्स की इनकम है। ये तो हर कोई जानता ही है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म को बनाने के लिए इंटरनेशनल टीम को भी हायर किया गया था। इसके VFX पर काफी पैसा लगा है। इस फिल्म ने पहले दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब देखना ये होगा कि अक्षय, रजनीकांत और एमी जैक्सन की ये फिल्म संजू पद्मावत जैसी सुपरहिट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। 27 नवंबर को 32वां बर्थडे मनाने वाले बाएं हाथ के बल्लेबाज, पार्ट टाइम गेंदबाज और तेज तर्रार फील्डर रैना भले ही टीम से बाहर चल रहे हों, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। आज भी लोग रैना को टीम इंडिया में देखना चाहते हैं, वो भी 2019 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में। दरअसल 27 नवंबर को रैना एक तरफ अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने एक ऑनलाइन पोल कराया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या 2019 वर्ल्ड कप के लिए सुरेश रैना को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। इस ऑनलाइन पोल में 6,699 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके नतीजे की बात करें तो 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, तो वहीं 44% लोग नहीं चाहते कि रैना को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया जाए। पोल के नतीजे बता रहे हैं, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इंग्लैंड एंड वेल्स में होने वाले क्रिकेट के महाकुंभ के लिए सुरेश रैना को चुना जाना चाहिए। रैना के फैन ने ट्वीट करते हुए कहा कि नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है, यहां तक कि युवराज सिंह को भी आश्चर्य है सुरेश रैना को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो ऋषभ पंत से बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दें कि सुरेश रैना 2011 और 2015 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 2015 में हुए वर्ल्ड कप में रैना की परफॉर्मेंस की बात करें तो सेमीफाइनल तक का सफर पूरा करने वाली टीम इंडिया के सभी 8 मैचों में उन्हें मौका मिला।
8 मैचों की 6 पारियों में रैना ने 284 रन बनाए थे। इसमें 1 शतक 2 अर्धशतक शामिल हैं। 17 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे खेलने वाले रैना ने इस मैच में सिर्फ 1 रन बनाया था। रैना के पास 2 वर्ल्ड कप खेलने का अनुभव है। वो 2011 के ऐतिहासिक फाइनल का हिस्सा भी रह चुके हैं। मध्य क्रम में खेलने वाले रैना 226 वनडे की 194 पारियों में 5,615 रन बना चुके हैं। उनके नाम 5 शतक 35 अर्धशतक हैं। ये आज डीजीपी बनने के बाद ये मेरा पहला अवसर है कि मैंने मथुरा जनपद का भ्रमण किया, आगमन हुआ मेरा। मुख्यतः मैं 2 कार्यों के लिए आया था। एक हमारा ये जो नवनिर्मित बैरक है उसको लोकार्पण करने के लिए। आप सभी को मालूम है कि बैरक का एक अपना महत्व है हमारे पुलिसकर्मियों के लिए, हमारे जवानों के लिए। 7 करोड़ की लागत से बना बैरक जिसमें 200 के लगभग जवान हमारे निवास करेंगे और उनके लिए बहुत ही अच्छा बहुमंजिलीय एक इमारत बनी है जिसमें कॉमन फैसिलिटीज़ है, जिसमें मेस है। बैरक्स में 200 आदमियों के रहने की व्यवस्था है। इसका हमने आज उद्घाटन किया और इसको लोकार्पित किया। साथ ही साथ एसएसपी मथुरा ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की। यहाँ पुलिस मॉडर्न स्कूल जो मेरा है उसको उन्होंने रिनोवेट किया और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंतर्गत इन्हें कुछ फ़ंड मिला। उस फंड से इन्होंने उसको रिनोवेट करके और स्कूल को बहुत अच्छा किया, जिसका मुझे आज देखने का मौका मिला। आप सभी जानते हैं कि हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटे मेहनत करते हैं और उनके बच्चों की शिक्षा हमारी वरीयता है, हमारी प्राथमिकता है। और ऐसे में अगर हमारे स्कूल्स बहुत अच्छा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। कई ऐसे स्कूल्स हैं हमारे जो प्रदेश में चल रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसमें हमारे बच्चे खुद रह रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। और अभी एसएसपी मथुरा ने मुझे बताया कि इसको हम लोग अपग्रेड भी करने जा रहे हैं। अभी तक ये 10th क्लास का था, ये अब 11th और 12th भी होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा पुलिस मॉडर्न स्कूल जिसमें 25% बाहर की जनता के बच्चे भी पढ़ते हैं वो भी यहाँ पढ़ेंगे और हमारी शिक्षा की गुणवत्ता से लाभ लेंगे और अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करेंगे। आज मुझे इस बात का भी सौभाग्य मिला कि मैं अपने प्रभारी निरीक्षकों, अपने अधिकारियों से और ADG आगरा जोन और DIG आगरा रेंज, उन सबों से क्राइम पे भी बात करने का मौका मिला। आपको मैं एक बड़े परिदृश्य की ओर ले जाना चाहता हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 साल से हमारा चुनौती भरा वर्ष रहा है। हमने अपराध और अपराधियों पर काफ़ी काबू पाया है। आज प्रदेश में कहीं पे भी कोई संगठित अपराध नहीं है, चाहे वो नोएडा हो, गाज़ियाबाद हो, लखनऊ हो, वाराणसी, गोरखपुर कहीं हो। और हमने अपराधियों पर कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो गई है। हमारी तरह तरह की स्ट्रैटेजी लोकलाइज्ड भी है, पूरे स्टेट के लिए भी है। हमने समय समय पर अपने अधिकारियों को, अपने प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है और न केवल क्राइम पर और क्रिमिनल्स पर बल्कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पर भी काफ़ी सफलता प्राप्त की है। पूरे 1.5 वर्ष में कहीं पे भी कोई कॉम्युनल राइट नहीं हुआ है। हमने कॉम्युनल एलिमेंट्स पे नियंत्रण रखा है और आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस वर्ष 2018 में पूरा त्यौहार, पूरा फेस्टिवल हमारा निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ है। चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो। हमने काफ़ी क्वालिटेटिव डिप्लॉयमेंट करके एक बहुत ही सुपरविजन हमारा स्ट्रॉन्ग रहा, मॉनिटरिंग हमारा स्ट्रॉन्ग रहा, जहाँ यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे फील्ड के ऑफिसर से बात की और हम लोगों ने उस पर चेष्टा किया, प्रयास किया और उसी का प्रतिफल ये रहा कि हमारे सारे त्यौहार बहुत ही निर्विघ्न रूप से और बहुत अच्छे ढंग से बीता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 10 सालों में जो त्यौहार संपन्न किए जाने की स्थिति है वो सबसे अच्छी रही। इसके अलावा हमने पुलिसिंग के नए नए आयाम स्थापित किए। हमने न केवल अपराध और अपराधियों पर कंट्रोल किया, त्योहारों को संपन्न कराया, बल्कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए भी हमने कई काम किए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने तकनीक को, टेक्नोलॉजी को अपनाया और कई ऐसे काम किए जैसे UP 100 में हमारे
जो वन ऑफ द बेस्ट इमरजेंसी रिस्पांस मॉडल है, उस पर हमने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग दी। हमने व्यवहार पर ट्रेनिंग देने की कोशिश की ताकि व्यवहार हमारा वो हो, और इसका सकारात्मक परिणाम आने लगा है। अब आज लोग कहने लगे हैं कि कम से कम 30-40% लोगों के व्यवहार में सुधार हुआ है। ये हमारे ट्रेनिंग, हमारे प्रशिक्षण की महत्ता है। हमने अगले साल 2019 में पूरे वर्ष हम प्रशिक्षण वर्ष बनाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 1,29,000 पुलिसकर्मियों की कमी है, और इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने हमें भर्ती करने के आदेश दिए हैं। संप्रति 28,000 हमारे ट्रेनिंग चल रही है यंग जवानों की, 42,000 की रिक्रूटमेंट होने जा रही है जो अभी बीच में है, और 51,950 फ्रेश रिक्रूटमेंट हमारा अगले महीने होगा। इस तरह हम लगभग 95,000 लोगों की ट्रेनिंग का जिम्मा उठा रहे हैं, और ये 95,000 लोगों की ट्रेनिंग का जिम्मा बिना किसी डेडिकेशन और कमिटमेंट के नहीं संभव है। यही कारण है कि हम 2 नए प्रशिक्षण संस्थान खोलने जा रहे हैं, एक जालौन में और एक दूसरा सुल्तानपुर में, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले समय में उसको उद्घाटित करेंगे। और साथ ही साथ ट्रेनिंग की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी हमारी ट्रेनिंग कैपेसिटी लगभग 6,000 की है, हम उसको दुगना कर रहे हैं ताकि हम प्रशिक्षण के सारे चीज़ों को प्रदेश के अंदर ही कर सकें। ये पहली बार हुआ है कि हमारी 28,000 की ट्रेनिंग में 8,000 हमारे ऐसे यंग आदमी हैं जो बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो CRPF, CISF और उत्तराखंड पुलिस में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग कराने की जगह की कमी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ट्रेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। हमारे पुलिस विभाग के जो अन्य चीज़ हैं जैसे ATS है, STF है, उसको भी हमने सुदृढ़ किया है। ATS में हमने स्पॉट को 3 टीमों को नया बनाया है, और पहली बार वो कुंभ मेले में स्पॉट की वहाँ पे तैनाती होगी, जो NSG से प्रशिक्षित हैं, CISF से प्रशिक्षित हैं, और आने वाले समय में हम इंडियन आर्मी से भी उनको बैटल नर्सिंग असिस्टेंस की कोर्स कराने जा रहे हैं, ताकि हमारा एक जवान ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी सक्षम हो और सेवा कर सके। STF को हमने स्ट्रेंथन किया है, और जितने भी प्रदेश के बड़े बड़े सनसनीखेज अपराध हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हमने शिक्षा क्षेत्र में नकलचियों को, सॉल्वर्स को, उनके जितने भी मिसक्रिएंट्स हैं उनको बदल और एक आमूल परिवर्तन हमारे STF ने किया है शिक्षा जगत में। और आज कोई भी एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण और निर्विघ्न तरीके से, बिना किसी चोरी चपाट के वो उस पर होता है। ये हमारे STF के परिश्रम का फल है। ATS हमने एंटी टेरर स्क्वाड में भी काफ़ी काम किया, और आपको मालूम होगा कि इस वर्ष हम लोगों ने कई ऐसे मॉड्यूल्स को पकड़ा है जिसमें कि वो हुआ है। इसके साथ ही साथ हम अच्छे संस्थानों से, IIT कानपुर, बिट्स पिलानी, इंडियाना यूनिवर्सिटी, इन सबों से, ISRO से हम मदद ले रहे हैं ताकि हम पुलिस में टेक्नोलॉजी के टूल्स को काफ़ी बढ़ा सकें। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग क्या हो सकती है, डेटा एनालिटिक्स क्या हो सकती है, ऑनलाइन डोजियर्स हम कैसे बनाएंगे, मोबाइल UP कॉप हमने बनाया है, ऐप को बनाया है, जिसमें 28 ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें कि हम बाय द क्लिक ऑफ माउस आप उसको वो कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह पूरे 360 डिग्री हमने उत्तर प्रदेश पुलिस को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है, और हमारे सभी अधिकारी, चाहे वो फील्ड के हों, मुख्यालय के हों, या विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे हों, सभी हम टीम की भावना से काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि सुरक्षा की भावना जागृत करने में और उसको प्रचार प्रसार करने में हम सफल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश पुलिस का ये इतिहास है, और ये संप्रति हम कर रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो आपको। थाने में जाने वालों सर, आप 3 बजे फोन उठाते हैं, पीड़ित की मदद करते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो फोन उठाना जरूरी नहीं समझते, फोन अब भी नहीं उठ रहा है। देखिए, मैं मानता हूं कि इस ओर हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर और भी सुधार हो, लेकिन ये कहना गलत है कि हमारे प्रभारी निरीक्षक या हमारे ऑफिसर्स एकदम बात नहीं करते हैं। उनमें थोड़ी बहुत कमी है, उस कमी को हम दूर करेंगे। और चाहेंगे कि जो भी पीड़ित आए, चाहे वो ऑफिसर के पास आए, थाने आए, उन सबों की बात सुनी जाए, उन पर कार्रवाई हो, और इस तरह हम कर रहे हैं। सर, आगरा में अभी विगत दिनों एक डेथ हुई है सर, राजू गुप्ता नाम के एक शख्स की, और अगर कोई ऐसा कोई दृष्टांत है तो आप हमें बताइए। सर, शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी लाखन को क्लीन चिट दे दी है सर। शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी लाखन को पुलिस क्लीन चिट दे रही है सर, क्या कहेंगे उसमें? ऐसा कोई हमने देखा नहीं है, हम इसको देख लेंगे। डीजी साहब, आगरा में एक साइबर क्राइम, आपने बहुत अच्छा किया। साइबर क्राइम हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम के लिए हमने 2 नए थाने स्थापित किए हैं, नोएडा में और लखनऊ में,
और हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट लैबोरेटरी बनाने जा रहे हैं लखनऊ में, जिसके लिए हमें फंड भारत सरकार ने भी दिया है और राज्य सरकार ने भी दिया है। आने वाले 1-1.5 महीने में हम साइबर क्राइम के लिए एक अच्छी लैबोरेटरी प्रयोगशाला बनाएंगे और उस प्रयोगशाला में हम जो भी हमारे अच्छे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी ट्रेनिंग होगी और साइबर क्राइम के हमारे लगभग 4000 मुकदमे पेंडिंग हैं, उन मुकदमों का हम निस्तारण करेंगे और बहुत जल्दी उस पर